हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जाम। अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं ईवे बिल। ईवे बिल इज अ चैप्टर जो कि 3 to 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। एंड यस, दीज आर सम ऑफ द चैप्टर जो छोटे छोटे हम छोड़ जाते हैं, बट अल्टीमेटली जब इनको क्लब किया जाए तो 15 के आसपास आपको वो मार्क्स दिलवा देते हैं इजिली। एंड दीज मार्क्स विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेट एग्जामिशन इन द आईडीटी। चलिए करते हैं कंटिन्यू। जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है रिकॉल करना है वो भी मैं बताती चलूंगी। जिस दिन पे मैं स्टार मार्क करूंगी प्लीज आप स्टार मार्क कर लीजिए, बिकॉज वो पॉइंट्स आपको बाय हार्ट लर्न करने हैं, बिकॉज वो पॉइंट्स ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्पफुल रहने वाले हैं। अब ध्यान से देखना, सबसे पहली बात आती है ईवे बिल क्या है। ईवे बिल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ट्रांसपोर्टर साथ में कैरी करके चलता है, जिसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन होती है, सारी सारी डिटेल्स होती है कि कौन कौन सी गुड्स में क्या क्या कैसे कैसे मूव किया जा रहा है। उसके बाद ईवे बिल क्या है ये मैंने आपको बता दिया, जस्ट टू फॉर द नॉलेज। उसके बाद बेनिफिट्स क्या है ईवे बिल के। ईवे बिल के बेनिफिट्स क्या है एक बात बताओ। जब आप ईवे बिल जनरेट करके जा रहे हो, एक बार चेक हो गया तो आप दोबारा नहीं उसको रोका जाता है। तो इससे क्या होता है, जो बाउंड्री चेक्स होते हैं, जो बार बार स्टेट बाउंड्रीज पे चेक पोस्ट होते हैं, वो बार बार चेक नहीं होगा। एक बार आपका चेक होगा, यू आर डन विद दैट। तो क्या कह रहा है, इसकी वजह से फिजिकल इंटरफेस टू पे फॉर डिजिटल इंटरफेस रिजल्टिंग, इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, इन द एलिमिनेशन ऑफ द स्टेट बाउंड्रीज एंड चेक पोस्ट। स्टेट जो बाउंड्रीज होती है बार बार आपका चेक होता है, उसकी वजह से वो आपका क्या हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है स्टेट बाउंड्री पे जो बार बार चेक होता है। दूसरी बात, जब आपको बार बार रोकना बंद कर दिया गया तो अल्टीमेटली आप गुड्स की फास्टर मूवमेंट होगी। गुड्स की फास्टर मूवमेंट होगी तो जल्दी से जल्दी ट्रक वगैरह जो लोडिंग अनलोडिंग है वो जल्दी हो पाएगा। लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री की एवरेज ट्रेवल अच्छी हो जाएगी। एंड एज वेल एज जो टाइम एंड कॉस्ट है वो भी बच जाएगी। टाइम एज वेल एज कॉस्ट बच जाएगी। सिंपल सी मैंने आपको बात बताई, मेरे साथ रिपीट करो। ईवे बिल एक डॉक्यूमेंट है जो मूवमेंट के टाइम पे जनरेट किया जाता है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है कि क्या क्या आप कितना कितना लेकर जा रहे हो। उसके बाद आता है ईवे बिल के बेनिफिट क्या है। बेनिफिट क्या है, सिंपल सी बात है, बार बार जो चेक पोस्ट पे चेकिंग होती है उससे हम बच गए। जैसे ही उससे बचे तो क्या होगा, मूवमेंट फास्टर हो जाएगी, कॉस्ट भी हमारी कम हो जाएगी। इतना ही आप लर्न करेंगे। उसके बाद अब मैं क्या करूंगी, जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वहां वहां मैं स्टार मार्क करूंगी। वो पॉइंट आपको अच्छे से बाय हार्ट लर्न करने हैं। रीजन इज क्योंकि कुछ वो क्वेश्चन में पूछ लेता है डिस्क्राइब व्हाट इज द ईवे बिल, ऐसे छोटे छोटे डिफाइन वाले पॉइंट ईवे बिल के आ जाते हैं। तो वो क्या करना है, हमें बाय हार्ट लर्न कर लेने हैं। अल्टीमेटली जिन पॉइंट्स में स्टार मार्क करी वो पॉइंट्स आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ध्यान से सिर्फ इधर कंसंट्रेशन होनी चाहिए। व्हेन इज ईवे बिल रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, ईवे बिल कब जनरेट करना है, ध्यान रखना। वेन एवर देर इज ए मूवमेंट ऑफ द गुड्स, वेन एवर देर इज ए मूवमेंट ऑफ द गुड्स, गुड्स की मूवमेंट है तो ईवे बिल जनरेट होगा। गुड्स की क्या है, मूवमेंट। क्या हमने देखना है सेक्शन 7 क्या कह रहा है, 8 क्या कह रहा है, नहीं नहीं, गुड्स की मूवमेंट। ईवे बिल किससे रिलेट करता है, गुड्स की मूवमेंट से रिलेट करता है। किसकी मूवमेंट, कंसाइनमेंट वैल्यू की बात कर रहा है। किसकी मूवमेंट की बात कर रहा है, कंसाइनमेंट वैल्यू की बात कर रहा है। कंसाइनमेंट वैल्यू ध्यान रखना, टैक्स में, टैक्स इनवॉइस में टैक्स ऐड करने के बाद आती है। कंसाइनमेंट वैल्यू क्या होती है, टैक्स इनवॉइस में टैक्स ऐड करने के बाद आती है कंसाइनमेंट वैल्यू। तो क्या बोला है, जब भी गुड्स की मूवमेंट हो, जब भी गुड्स की मूवमेंट हो एंड कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड करे, जब भी गुड्स की मूवमेंट हो एंड कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड करे 50,000, ध्यान रखना एक्सीडिंग 50 है, स्टार ना करो, एग्जैक्ट 50 नहीं है। अब बात आती है मूवमेंट किस किस चीज के रिलेशन में होना चाहिए। मूवमेंट इन रिलेशन टू सप्लाई भी हो सकता है, अगर आप बिल ऑफ सप्लाई कर रहे हो, अदर देन सप्लाई भी कोई मूवमेंट करवा रहे हो, जो वर्कर को भेज रहे हो अदर देन सप्लाई मूवमेंट हो रही है, वो किसी काम के लिए भेज रहे हो, या फिर ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट किस वजह से हो रही है, आप इनवर्ट सप्लाई कर रहे हो फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड पर्सन, इनवर्ट सप्लाई कर रहे हो फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन। तो मेरे साथ रिपीट करो, क्या बोला गया, कब कब ईवे बिल रिक्वायर्ड है, मूवमेंट ऑफ द गुड्स होनी चाहिए। और कंसाइनमेंट की वैल्यू कितनी है, एक्सीडिंग 50, नॉट इक्वल टू 50, एक्सीडिंग 50। किस किस मूवमेंट होना, किस वजह से होना चाहिए, 3 वजह से मूवमेंट होना चाहिए। पहला, इन रिलेशन टू सप्लाई मूवमेंट होगा तो भी बात बनेगी, इन रिलेशन टू अदर देन सप्लाई होगा तो भी बनेगी, या फिर आप इनवर्ट सप्लाई करें, किसी से माल खरीद कर आ रहे हैं फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड पार्टी तो भी सप्लाई होगी। द रजिस्टर्ड पर्सन हु causes द मूवमेंट, कौन बनाएगा ईवे बिल, हु causes द मूवमेंट, जो मूवमेंट कोज करेगा, shall furnish द इंफॉर्मेशन इन द पार्ट ए ऑफ द जीएसटी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ सच मूवमेंट। मतलब जब आप मूवमेंट कमेंस कर रहे हो उससे पहले पार्ट ए आपको भरना बहुत जरूरी है। मूवमेंट में पार्ट ए आपको भरना बहुत जरूरी है। पार्ट ए टॉकिंग अबाउट द ट्रांजैक्शन डिटेल, पार्ट बी टॉक्स अबाउट द transportation detail. Part A talks about the transaction detail and part B talks about the
ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स। क्या कह रहा है? इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट। क्या करना है? इन्फॉर्मेशन प्रायर टू कमेंसमेंट, मूवमेंट से पहले पार्ट ए भरना है। एंड इज टू बी इशूड वेदर द मूवमेंट इन रिलेशन टू सप्लाई। हमें ये भी बताना है क्या मूवमेंट वो सप्लाई से रिलेटेड है, अदर देन सप्लाई से रिलेटेड है। मतलब मूवमेंट किस वजह से हो रही है। हमने क्या पढ़ा? 3 टाइप से होनी चाहिए, चाहे वो सप्लाई से हो, चाहे वो अदर देन सप्लाई हो, चाहे आप इनवर्ट सप्लाई कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो भी वो मूवमेंट हो सकती है। इफ द सप्लायर अंडरटेक्स, सप्लायर इज रजिस्टर्ड, मान लो अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है and undertakes to transport the goods, movement is caused by the supplier। मूवमेंट कोई भी करे उसको करना है, जो मूवमेंट कॉज कर रहा है उसको ई वे बिल जनरेट करना है। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है, अंडरटेक्स टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स, वो कहता है कि मैं खुद ही गुड्स को लेके जा रहा हूं, तो मूवमेंट कौन यहाँ पे इनिशिएट कर रहा है? मूवमेंट यहाँ पर इनिशिएट कर रहा है सप्लायर, तो सप्लायर लाइबल होगा। इफ रिसिपिएंट क्या करता है? अरेंज करता है ट्रांसपोर्ट, तो मूवमेंट कौन कर रहा है? If the recipient arranges the transport, movement is caused by him. If the goods are supplied by unregistered person to a registered person, recipient क्या करेगा यहाँ पर? recipient वहां पर cause करेगा movement। फिर देखो ध्यान से, if the supplier is registered, supplier registered है, वो क्या कर रहा है? खुद के ही movement create कर रहा है, वो खुद ही लेकर जा रहा है। undertakes to transport the goods, movement of the goods is caused by the supplier। if the recipient arranges the transport, मूवमेंट इज कोज्ड बाय हिम। ऑब्वियसली बात है, अगर रिसिपिएंट ट्रांसपोर्ट अरेंज कर रहा है तो ट्रांसपोर्ट मूवमेंट करेगा ना। अगर क्या है, इनवर्ट पर्सन से, अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप इनवर्ट सप्लाई कर रहे हो, तो रिसिपिएंट क्या कर रहा है? मूवमेंट को कॉज कर रहा है। मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू। अब बात आती है कंसाइनमेंट वैल्यू। कंसाइनमेंट वैल्यू का मतलब क्या? कंसाइनमेंट वैल्यू का मतलब वो वैल्यू जो आपने अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 वैल्यू सप्लाई में कैलकुलेट करी है, वो वैल्यू जो आपने सेक्शन 15 में कैलकुलेट करी है, डिक्लेयर्ड इन एन इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, कुछ भी हो सकता है। कंसाइनमेंट वैल्यू, मान लो डिलीवरी चालान, आपने नॉर्मली गुड्स को भेजा है जॉब वर्कर के पास, तो आप डिलीवरी चालान क्रिएट करोगे तो कंसाइनमेंट वैल्यू बिल पता चलिए डिलीवरी चालान। इनवॉइस भी हो सकता है, बिल ऑफ सप्लाई भी हो सकती है। ऑल्सो एक्सक्लूड द सेंट्रल, ध्यान रखना टैक्सेस वगैरह को ऐड करना है, टैक्सेस वगैरह को ऐड करना है, लेकिन एग्जम्प्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई को हटा देना है। मैंने क्या बोला? टैक्स इनवॉइस भी ऐड होगा, टैक्स इनवॉइस ऐड होगा, बिल ऑफ सप्लाई ऐड होगा, डिलीवरी चालान ऐड होगा, उसके बाद टैक्सेस भी ऐड होंगे, लेकिन एक्सक्लूड क्या करना है? वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स को एक्सक्लूड करना है। वेयर देयर इज इनवॉइस इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ। मान लो एक कॉमन इनवॉइस इशू करा है, मेरे बात ध्यान से सुनना, एक कॉमन इनवॉइस अगर इशू करा है जिसमें क्या है? एग्जम्प्टेड भी है, टैक्सेबल भी है, तो उसमें से आपको क्या करना है? कंसाइनमेंट वैल्यू को देखते हुए हमने पहले उसमें से क्या करना है? हटा देना है। हमने उसमें से क्या करना है? एग्जम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स को हटा देना करना है। क्या बोल रहा है? हटाना कब है एग्जम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स को? वेयर इनवॉइस इज इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ एग्जम्प्ट एंड टैक्सेबल सप्लाई। अगर ऐसा केस है, एग्जम्प्ट एंड टैक्सेबल सप्लाई दोनों के लिए इनवॉइस इशू करा है, तो एग्जम्प्ट को आप हटा दीजिए। In case of movement of goods, other reason other than supply, movement is occasioned by the delivery of चालान। ऑब्वियसली बात है, कोई अदर केस है तो हम हमेशा डिलीवरी चालान से मूवमेंट करते हैं, तो क्या करेगा? विच हैज टू नेसेसरली कंटेन द वैल्यू ऑफ द गुड्स। डिलीवरी चालान के केसेस में क्या होता है? जैसे हम जॉब वर्कर को भेज रहे हैं तो हम डिलीवरी चालान क्रिएट करके भेज रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? वैल्यू ऑफ द गुड्स आपको बतानी जरूरी है, तो दैट डिलीवरी चालान ई वे बिल के टाइम पे ऑप्ट कर लिया जाएगा। सिंपल सी बात क्या बोली है आपको? अगर कॉमन इशू किया गया टैक्स और एग्जाम्प्टेड का, तो उसमें से एग्जाम्पशन वाली हटा देनी है, अदरवाइज इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान प्लस टैक्सेस उसमें ऐड ऑन कर देने हैं। विद टैक्सेस इसको देखना है, विद टैक्सेस इसको हमने देखना है। चलिए उसके बाद क्या कह रहे हैं? स्पेशल सिचुएशन वेयर ई वे बिल नीड टू बी इशूड इफ द कंसाइनमेंट वैल्यू इज लेस देन 50। क्या बोला गया है? स्पेशल सिचुएशंस, 1 सेकेंड प्लीज। अगर लेस देन 50 है तो भी हमने ई वे बिल इशू करना है। वो कौन कौन सा केसेस है ध्यान रखना? इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। क्या बोला गया है? अगर प्रिंसिपल, वैसे हमने क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल जब इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ द गुड्स है तो हमें कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना रिक्वायर्ड है, ये बात हमने पढ़ी हुई है। लेकिन हैंडीक्राफ्ट और जॉब वर्कर को क्या बोला गया? कि आप अपनी जो एग्जाम्पशन लिमिट है वहां तक आप बच सकते हो। हैंडीक्राफ्ट के बारे में क्या बोला गया? कि आप वहां तक बच सकते हो, एग्जाम्पशन है ना हैंडीक्राफ्ट वालों को। तो लेकिन क्या बोला गया? अगर आप मूवमेंट कर रहे हो एंड वैल्यू चाहे लेस देन है, इंटरस्टेट मूवमेंट के केस पे
इंटर स्टेट मूवमेंट के केस पे आपको डेफिनेटली ई वे बिल जनरेट करना है, चाहे वैल्यू लेस देन 50 है। ध्यान रखना, इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, चाहे 1 रुपए की भी गुड्स अगर ट्रांसफर करी है किसने, प्रिंसिपल ने। केसेस को ध्यान में रखो, अभी तक मैंने नॉर्मल आपको क्या बताया, जब वैल्यू ऑफ द गुड्स एक्सीड करिए 50,000, लेकिन कुछ ऐसे केसेस है लेस देन 50 में भी आपको अलाउड है। क्या वो केस है? नंबर 1, अगर प्रिंसिपल जॉब वर्कर को कुछ भेज रहा है, प्रिंसिपल इज सेंडिंग समथिंग टू द जॉब वर्कर, इंटर स्टेट ट्रांसफर कर रहा है, तो आपको डेफिनेटली वहां पर ईवी बिल जनरेट करना पड़ेगा। वेयर द गुड्स आर सेंट बाय प्रिंसिपल लोकेटेड इन वन स्टेट territory to job worker located in another territory, e-way bill shall be generated either by the principal or the job worker if registered irrespective of the value of the consignment। सिंपल सी बात है, या तो प्रिंसिपल करेगा, अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो जॉब वर्कर करेगा, डिपेंड करता है, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ द कंसाइनमेंट आपको इशू करना है। क्या बोला मैंने? प्रिंसिपल अगर जॉब वर्कर को सेंड कर रहा है, इंटर स्टेट ट्रांसफर कर रहा है विदाउट अमाउंट देके, उसको जरूर से जरूर ई वे बिल क्या करना है, जनरेट करना है। उसके बाद आता है इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ द हैंडीक्राफ्ट गुड्स, हैंडीक्राफ्ट गुड बाय अ पर्सन एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग द रजिस्ट्रेशन। क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? अगर इंटर स्टेट क्या है, ट्रांसफर है किसका, हैंडीक्राफ्ट गुड्स का। इंटर स्टेट ट्रांसफर क्या है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स का। अगर इंटर स्टेट ट्रांसफर है हैंडीक्राफ्ट के गुड्स में, क्या बोला गया है कि आपको एग्जम्पशन दी गई है, इंटर स्टेट अगर आप बेचते हो तो आपको वो लिमिट तक एग्जम्पशन दी गई है, बेसिक एग्जम्पशन की लिमिट तक। तो चाहे आप ऐसे हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील कर रहे हो, बट स्टिल चाहे आपको रजिस्ट्रेशन की एग्जम्पशन है, बट स्टिल चाहे आप 1 रुपए का भी अगर ट्रांसफर कर रहे हो तो ई वे बिल तो आपको रिक्वायर्ड है। ये जो क्या बोली गई है एग्जम्पशन वाली बात, हैंडीक्राफ्ट के केस में बोली गई है, जॉबर के केस में नहीं बोली गई। जॉबर में सिंपल बात करी उन्होंने, अगर प्रिंसिपल जॉबर को कुछ भेज रहा है, चाहे 1 रुपए का भी भेज रहा है, देन ही हैव टू जनरेट द ई वे बिल। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स आर नोटिफाइड which exempt the casual taxable person making the interstate supply of the handicraft goods under obvious बात है, सिंपल सी बात क्या बोला गया, जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है दूसरी स्टेट में अगर सेल कर रहा है इंटर स्टेट गुड्स को, उसको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक अलाउड है, नोट रजिस्ट्रेशन लेना। सिंपल सी बात, अगर आपने हैंडीक्राफ्ट गुड्स की मूवमेंट करी है विदाउट इवन रजिस्ट्रेशन ऑल्सो, आपको ई वे बिल जनरेट करना है, उसके बाद ई वे बिल इन केस ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल। बिल टू शिप टू मॉडल क्या है, हमने बिलिंग कराई किसी और को, गुड्स भिजवाई किसी और को। इन केस ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल देयर आर 3 पर्सन इन्वॉल्व। कौन कौन से 3 पर्सन इन्वॉल्व है? A is the person who has ordered to B। A ने क्या करा है, A is the purchaser, उसने B को ऑर्डर करा लेकिन बोला मुझे गुड्स ना बेच के डायरेक्टली किसको भेज दो, C को भेज दो। C is the recipient, B is the supplier, A is the person who has actually purchased the good but asked the B to send the goods directly to the C। तो सिंपल सी बात है, क्या हुआ, इनवॉइस क्या है, इनवॉइस 1 क्या बनेगा, इनवॉइस 1 एक सप्लाई हो जाएगी B टू A, एक सप्लाई B टू A, देन एक सप्लाई हो जाएगी A टू C। गुड्स भले ही जा रही हैं, इसने इससे खरीदा है A टू B, B टू A, ये एक सप्लाई हो गई, देन A टू C ये एक सप्लाई हो गई, देन एक सप्लाई ये हो गई। 1 सेकेंड प्लीज। It is clarified by the CBSE that for the movement of the goods where it is taking from B to C on behalf of A, either A और B can generate, डिपेंड करता है चाहे A जनरेट करे चाहे B जनरेट करे, ओनली 1 ई वे बिल इज रिक्वायर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पॉइंट आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। क्या आ सकता है? बिल टू शिप टू मॉडल के केस में ओनली 1 ई वे बिल इज रिक्वायर्ड। सेल्स तो 2 हैं, one between the original buyer and the actual seller, another is the next buyer and पहले वाले बायर के बीच में है, तो सप्लाई 2, बट 1 ई वे बिल इज रिक्वायर्ड, ओनली 1 ई वे बिल इज रिक्वायर्ड। दीज आर द बोल्ड पॉइंट, ध्यान रखना, जो आपको जनरली हम मिस कर जाते हैं, बट ये पॉइंट्स ही ऐसे होते हैं, हम सोचते हैं कहां से आ गया पेपर मॉड्यूल से ही आता है, बट वी आर नॉट डन विद दैट, इसलिए हमें लगता है कि ये क्या हो गया। तो क्या बोला है, बिल टू शिप टू के केस में 1 ई वे बिल इज रिक्वायर्ड, बिल टू शिप टू के केस में 1 ई वे बिल इज रिक्वायर्ड। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड इन ई वे बिल पार्ट 1। पार्ट ए में क्या इंफॉर्मेशन फर्निश करेंगे आप? पार्ट ए में कंप्राइजेस द डिटेल ऑफ जीएसटी ऑफ सप्लायर, रिसिपिएंट किसकी होती है, जीएसटी किसकी होती है, रिसिपिएंट की, सप्लायर की, प्लेस ऑफ डिलीवरी हो जाएगा, और सप्लाई, डिलीवरी चालान, बिल ऑफ एंट्री क्या है ये, नंबर, डेट, वैल्यू, एचएसएन, मतलब जो एक इनवॉइस की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सब उसमें होगी।
फिर furnished by the registered person who is causing the movement of the goods, to be furnished by the registered person, बार बार मैं बोल रही हूँ, registered person who is causing the movement of the goods, who is causing the movement of the goods, कौन भरेगा, who is causing the movement of the goods। उसके बाद पार्ट बी आता है, पार्ट बी डिपेंड करेगा ट्रांसपोर्टेड डॉक्यूमेंट नंबर, ट्रांसपोर्टेशन डिटेल। पार्ट ए में मैंने क्या बताया आपको, ट्रांजैक्शंस डिटेल, पार्ट बी में मैंने आपको क्या बताया, ध्यान रखना, हु इज कॉजिंग द मूवमेंट, ये बात हैंडीक्राफ्ट के केस में चेंज हो जाती है। क्या बोल रहा है पार्ट बी में, क्या बोला है, ट्रांसपोर्ट डिटेल, पार्ट ए में बोला ट्रांजैक्शन डिटेल, पार्ट बी में बोला ट्रांसपोर्टेशन डिटेल। अ पर्सन कौन करेगा, पार्ट बी कौन फिल करेगा, हु इज ट्रांसपोर्टिंग द गुड, पार्ट बी विल बी फिल्ड बाय द हु इज ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स, हाउ इज ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स। उसके बाद हाउ एवर इन्फॉर्मेशन इन पार्ट ए में बी फर्निश, पार्ट ए की बात करिए ना, रजिस्टर्ड पर्सन को स्टार मार्क कर दिया था, लेकिन कौन कर सकता है, बाय द ट्रांसपोर्टर on an authorization received from such registered person। अब ट्रांसपोर्टेशन को ऑथोराइज कर दिया गया तो ट्रांसपोर्टेशन पार्ट ए भी ट्रांसपोर्टर भर सकता है। उसके बाद बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर कुरियर एजेंसीज वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्ट बाय ई कॉमर्स, तो अल्टीमेट बाय क्या है, नॉर्मली हमने बोला रजिस्टर्ड पर्सन करेगा, हु इज कॉजिंग द मूवमेंट। उसके बाद हमने क्या बोला, उसके बाद हमने बोला कि क्या है, ऑथोराइज्ड पर्सन भी कर सकता है, ई कॉमर्स एंड कुरियर एजेंसीज वाले भी कर सकते हैं, ई कॉमर्स एंड कुरियर एजेंसीज वाले भी कर सकते हैं। वंस द कंसाइनर डिटेल पार्ट ए में आ गई, पार्ट ए स्लिप इज जनरेटेड विद कंटेन अ टेम्परेरी नंबर। पार्ट ए जब जनरेट किया जाता है वो क्या कंटेन करता है, टेम्परेरी नंबर। स्लिप कैन बी शेयर्ड विद द ट्रांसपोर्टर हिमसेल्फ लेटर, तो ट्रांसपोर्टर के साथ वो बाद में शेयर की जाएगी। इतनी बात इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई है। अभी तक क्या इंपॉर्टेंट था, कब कब इशू करना है, दूसरी बात विदाउट लेस देन 50 में कब इशू करना है। उसके बाद बिल टू शिफ्ट टू के केस में ओनली वन ई वे बिल इज रिक्वायर्ड, बिल टू शिफ्ट टू के केस में ओनली वन ई वे बिल रिक्वायर्ड, सप्लाई टू मानी जाएंगी बट ई वे बिल इज ओनली वन इज रिक्वायर्ड। ई-वे बिल कैन बी जनरेटेड ओनली आफ्टर एंटरिंग द डिटेल्स ऑफ द पार्ट बी। ई-वे बिल कब जनरेट किया जाता है, ओनली आफ्टर एंटरिंग द डिटेल ऑफ द पार्ट बी। हु इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू जनरेट द ई-वे बिल, कौन कौन ऐसा पर्सन है जिसको मैंडेटरी ई-वे बिल जनरेट करना रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी जनरेट करना रिक्वायर्ड है। सिंपल सी बात है, अगर क्या है कंसाइनर कंसाइनी हिमसेल्फ इफ द ट्रांसपोर्टेशन इज बीइंग इन डन, मैंने किसी से परचेज करा, मैं खुद ही अपने व्हीकल में लेके आ रही हूँ तो मैं जनरेट कर दूंगी। अगर क्या होगा, बाय रेलवेज भी कर सकते हैं, एयर बाय वेसल्स भी कर सकते हैं। इफ द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड, अगर ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड है, ध्यान रखना, अगर ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड है तो बिफोर मूवमेंट जनरेट करना होता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड है तो बिफोर मूवमेंट जनरेट करना होता है। बट अगर ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल है, एयर है, वेसल है, तो पार्ट ए के बाद इनिशिएट हो सकता है मूवमेंट, बाद में भी जनरेट हो सकता है। ध्यान रखना, अगर बाय रोड कर रहे हो तो पहले जनरेट करना नेसेसरी है। where neither the consignor or consignee generate the e-way bill and the value of supply is more than 50, अगर ना consignor generate करना है ना consignee generate करना है, then whose responsibility it will be, it will be the responsibility of the transporter to generate the e-way bill। ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन आ सकता है, अगर ना consignor generate कर रहा है ना consignee generate कर रहा है तो क्या ट्रांसपोर्टर बच सकता है उससे, नो। ट्रांसपोर्टर की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ई-वे बिल जनरेट करने की, ट्रांसपोर्टर की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ई-वे बिल जनरेट करने की। उसके बाद where the goods are transported by a registered person whether as a consigner or recipient, अगर गुड्स की ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन कर रहा है, ठीक है, ओन व्हीकल हायर्ड पब्लिक को खुद ही ट्रांसपोर्ट करके जा रहा है तो क्या करेगा, द सेड पर्सन को करना पड़ेगा। अगर जो पर्सन वो खुद ही गुड्स की ट्रांसपोर्ट करके जा रहा है, वन सेकेंड प्लीज, अगर सेड पर्सन खुद ही गुड्स की ट्रांसपोर्ट करके जा रहा है, चाहे वो हायर्ड व्हीकल हो चाहे उसका ओन व्हीकल हो, तो उसको खुद ही ई-वे बिल को जनरेट करना पड़ेगा बाय फिलिंग द इंफॉर्मेशन इन द पार्ट बी। पार्ट बी में इंफॉर्मेशन फिल करके उसको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। उसके बाद where the e-way bill is not generated by a registered person and the goods are handed over to the transporter, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांसपोर्टर जनरेट करेगा। ट्रांसपोर्टर ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा, जनरेट करेगा। ट्रांसपोर्टर पार्ट बी फिल कर देगा। वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय, मैंने क्या बोला, रेलवे, एयर और वेसल, तो क्या बोला है, ई-वे बिल शैल बी जनरेटेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन बीइंग द सप्लायर और रिसिपिएंट, रजिस्टर्ड पर्सन जनरेट करेगा बीइंग द सप्लायर और रिसिपिएंट हु शैल ईदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट, ध्यान रखना,
रोड के केस में बिफोर मूवमेंट होती है, रोड के केस में बिफोर मूवमेंट है, बट रेल के केस में, एयर के केस में, वेसल के केस में बाला क्या बोला गया है, बिफोर द मूवमेंट, आफ्टर द मूवमेंट ऑल्सो। बट कंसाइनमेंट क्या है, हैंड ओवर करने से पहले आपको जनरेट करना पड़ेगा। बिफोर मूवमेंट बाद में भी कर सकते हो, बट हैंड ओवर करने से पहले आपको जनरेट करना ही पड़ेगा। उसके बाद अदर पॉइंट्स क्या कहते हैं, वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द रेलवेज, there is no requirement to carry the e-way bill along with the goods, but railways has to carry the invoice for delivery along bill of supply as the case may be along with the goods। रेलवे के केस में क्या बोला गया है, there is no requirement to carry the e-way bill। क्यों ऐसा बोला गया, बिकॉज ई-वे बिल के केस में आप मूवमेंट के बाद भी जनरेट कर सकते हो। जब आप मूवमेंट के बाद भी जनरेट कर सकते हो तो पहले आपके पास ई-वे बिल कैसे आएगा, तो क्या बोला, ई-वे बिल का को लेना यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, आप बाद में जनरेट कर सकते हो। फर्दर ई-वे बिल विल जनरेट फॉर द मूवमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। मूवमेंट क्या है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम पे जरूर वो होना चाहिए, बिकॉज तो आपको डिलीवरी इनिशिएट करने से पहले पहले आपको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। तो क्या बोला, इवन इफ द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट रजिस्टर्ड पर्सन और द ट्रांसपोर्टर एट हिज ऑप्शन, अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू कम है 50 से तो भी आप अपने ऑप्शन पे जनरेट ई-वे बिल कर सकते हो फॉर द सेफ साइड। आप चाहो तो आप कर सकते हो, खुद से आप कुछ भी करना चाहो तो आपको अलाउड है। उसके बाद वेयर मूवमेंट इज कॉज्ड बाय द अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर मूवमेंट किसने करी है, अनरजिस्टर्ड पर्सन ने करी है, इन हिज ओन कन्वेंस और द हायर्ड वन, he or the transporter may at the option generate the e-way bill। क्या बोला, where the movement is caused by the unregistered person either in his own or hired one। मूवमेंट अब कौन कर रहा है, रजिस्टर्ड ना होके अनरजिस्टर्ड कर रहा है या फिर ट्रांसपोर्टर के थ्रू करा रहा है, ही और द ट्रांसपोर्टर एट द ऑप्शन जनरेट कर देंगे ई-वे बिल। वेयर द गुड्स आर सप्लाइड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू द रिसिपिएंट हु इज रजिस्टर्ड, क्या बोला है, क्या कर रहा है वो, क्या बोला गया, गुड्स आर सप्लाइड बाय द अनरजिस्टर्ड पर्सन टू द रिसिपिएंट हु इज रजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड पर्सन रिसिपिएंट को दे रहा है जो कि रजिस्टर्ड है, तो क्या करेगा, द मूवमेंट शैल बी कोज बाय द रिसिपिएंट, जो रजिस्टर्ड है वो कोज करेगा एट द टाइम ऑफ मूवमेंट। मतलब अगर अनरजिस्टर्ड जाके मूवमेंट कोज करके रिसिपिएंट को दे रहा है जो कि रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड वाला पर्सन क्या करेगा, नोन द एट द टाइम ऑफ द, अगर रिसिपिएंट का हमें पता है, अगर हमें रिसिपिएंट का पता है कि रिसिपिएंट कौन होने वाला है, तो क्या हो जाएगा, रिसिपिएंट जनरेट करेगा बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स। क्या करेगा, बिफोर द कमेंसमेंट, सिंपल सी बात, रजिस्टर करेगा। अगर अनरजिस्टर्ड कर रहा है जनरेट तो अनरजिस्टर्ड और ट्रांसपोर्टर कर लेंगे। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड गुड्स को सप्लाई कर रहा है टू द रजिस्टर्ड पर्सन, और अगर हमें सप्लाई करने से पहले ही पता है कि रजिस्टर्ड पर्सन कौन है, तो दैट रजिस्टर्ड पर्सन विल इनिशिएट द ई-वे बिल, वो ई-वे बिल को क्या करेगा, जनरेट करेगा। आई होप आपको समझ में यहाँ पर आ रहा है। चलिए, when is not mandatory to furnish the e-way bill detail in the part B, when it is not mandatory to furnish the details of the conveyance in the part B, ऐसा कब होगा कि पार्ट बी की कन्वेंस की डिटेल आपको करना मैंडेटरी नहीं है। ई-वे बिल इज वैलिड फॉर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स बाय रोड ओनली व्हेन द इंफॉर्मेशन इन पार्ट बी, मतलब पहले पार्ट बी करके जनरेट करोगे तो रोड से तभी वो वैलिड होगा, पार्ट बी करके करोगे तभी वो रोड से वैलिड होगा। क्या क्या बोला गया है, एक सेकेंड प्लीज इसके रिगार्डिंग। चलिए, details of the conveyance may not be furnished in part B of the e-way bill where the goods are transported for the distance up to 50 किलोमीटर। अगर आपने ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने विद इन सेम स्टेट जाना है, अगर आपने विद इन द सेम स्टेट जाना है एंड जो डिस्टेंस है अप टू 50 किलोमीटर है, अप टू 50 किलोमीटर है, तो पार्ट बी की आपको कुछ ऐसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या बोला, डिटेल्स ऑफ द कन्वेंस में नोट बी फर्निश्ड इन द पार्ट बी, डिटेल ऑफ द कन्वेंस में नोट बी फर्निश्ड इन द पार्ट बी of the e-way bill where the goods are transported for a distance, अगर distance कितना up to 50 किलोमीटर within the state from a place of business of the consignor to the place of the business of the ट्रांसपोर्टर, और या तो प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर टू द बिजनेस ऑफ कंसाइनी, या तो कंसाइनर टू ट्रांसपोर्टर का डिटेल या फिर कंसाइनी टू
जो या फिर ट्रांसपोर्टर टू कंसाइनी। अगर आप सिंपल सी बात आपने क्या याद करनी है एमसीक्यू के लिए, अगर आपने विद इन द सेम टेरिटरी आपने भेजा है, सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी भेजा है एंड द डिस्टेंस इज अप टू 50 किलोमीटर, देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश द पार्ट बी का इंफॉर्मेशन। पार्ट बी का इंफॉर्मेशन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश द पार्ट बी का इंफॉर्मेशन। उसके बाद क्या आ जाता है, यूनिक नंबर जनरेट हो जाएगा, दिस इज सिंपल। उसके बाद हम चलते हैं, यस क्या कंसोलिडेटेड ईवे बिल बनाया जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। ट्रांसपोर्टर क्या कर सकता है, कंसोलिडेटेड ईवे बिल बनाएगा, मल्टीपल्स जो कंसाइनमेंट है उसके सीरियल नंबर को बता के वो कंसोलिडेटेड ईवे बिल बनाएगा। क्या करेगा, कंसोलिडेटेड ईवे बिल बनाएगा, बना सकता है वो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को, मल्टीपल कंसाइनमेंट्स को वो क्लब करके एक कंसोलिडेटेड ईवे बिल भी बना सकता है। जितना रिक्वायर्ड है मैं उतना ही बता रही हूँ, प्लीज 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 अच्छे से इतना ही कीजिए, बिकॉज बहुत ज्यादा डीप में करोगे तो भूलना स्टार्ट हो जाएगा। जितना जितना मैं आपको लर्न करा रही हूँ उतना ही एक बार कर लीजिए, सो दैट आपके क्वेश्चंस अच्छे से हो जाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। इस वीडियो को यू हैव टू सी फॉर द ट्वाइस और थ्राइस, तभी माइंड में चीजें जानी शुरू होंगी। इंफॉर्मेशन सबमिटेड फॉर ईवे बिल कैन बी यूज फॉर फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न। द इंफॉर्मेशन जो पार्ट ए में इंफॉर्मेशन फिल करी है शैल बी मेड अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन द कोमल पोर्टल। मतलब आपने जब मूवमेंट इनिशिएट करी एंड आपने जब डिटेल्स डाली तो वही आपको डिटेल्स कहां दिखाई देंगी, वही आपको डिटेल्स आपके कॉमन पोर्टल पे दिखाई देंगी, जिससे आपको जीएसटीआर 1 जिससे आपको जीएसटीआर 1 की डिटेल फर्निश करी जाएगी। मतलब आपकी जो ईवे बिल के से डाटा उठा के आपकी कॉमन पोर्टल पर शो किया जाएगा। कैंसलेशन ऑफ ईवे बिल, क्या ईवे बिल का कैंसलेशन हो सकता है, वेयर ईवे बिल हैज बीन जनरेटेड बट द गुड्स आर either not transported or transported as per the detail furnished। तो क्या है, ई-वे बिल में भी कैंसल इलेक्ट्रॉनिकली विद इन द 24 आवर्स ऑफ द जनरेशन ऑफ द ई-वे बिल। तो ई-वे बिल कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल कैंसिल हो सकता है। कब हो सकता है, विद इन 24 आवर्स। अब एक बात मुझे मेरे साथ फटाफट से रिपीट करो, ई-वे बिल के केस में कब आपको पार्ट बी भरना जरूरी नहीं है, जब विद इन द सेम स्टेट प्लस अप टू 50 किलोमीटर का डिस्टेंस, विद इन द सेम स्टेट प्लस अप टू 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो पार्ट बी का भरना जरूरी नहीं है। कैंसलेशन कब हो सकता है ईवे बिल का, ईवे बिल का कैंसलेशन हो सकता है, ईवे बिल का कैंसलेशन हो सकता है विद इन द 24 आवर्स ऑफ द जनरेशन ऑफ द ई-वे बिल। However, e-way bill cannot be cancelled if it has been verified in the transit। ध्यान रखना, अगर ट्रांजिट में एक बार उसका वेरिफिकेशन हो चुका है फिर आप कैंसिल नहीं कर सकते। एक बार मूवमेंट इनिशिएट हो गई, वेरीफाई हो गया इनिशिएट होने के बाद, तो आप कैंसिल नहीं कर सकते। क्या कैंसिल कर सकते हो, पहला आंसर यस, विद इन 24 आवर्स ऑफ जनरेशन कर सकते हैं, बट उसके अलावा क्या, कब कैंसिल नहीं कर सकते, अगर उनका वेरिफिकेशन हो गया है तो आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। फर्दर यूनिक ई-वे बिल जनरेटेड इज वैलिड फॉर 15 डेज। सिंपल सी बात है, जो आप पार्ट ए जनरेट करते हो 15 डेज के लिए वो वैलिड है, तो आपको उसके बाद क्या करना है, फॉर द अपडेशन ऑफ पार्ट बी 15 दिन आपके पास होते हैं, आप उसकी पार्ट बी की इंफॉर्मेशन उसमें फिल कर सकते हो। 15 दिन आपके पास होते हैं, आप उसमें पार्ट बी की इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। चलिए उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ध्यान रखना ये मैं आपको एक चीज लर्न कराती हूँ, ई-वे बिल की वैलिडिटी क्या होती है। ई-वे बिल की वैलिडिटी क्या होती है, ई-वे बिल की देखो दो चीजें हैं, क्या बोला गया है, एक सेकेंड देखो, दो चीजें आपको याद करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ क्या है। अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है, क्या है, ओवर डायमेंशनल कार्गो है, या फिर पहली बात तो क्या बोला, ओवर डायमेंशनल कार्गो है या मल्टी मॉडल शिपमेंट है, ओवर डायमेंशनल कार्गो है या मल्टी मॉडल शिपमेंट है, तो ऑब्वियस ही बात है, एक बात बताओ, इनको ज्यादा टाइम चाहिए, ओवर डायमेंशनल को ज्यादा टाइम चाहिए, मल्टी मॉडल को ज्यादा टाइम चाहिए, तो इनको क्या बोला गया, लेस देन इक्वल टू 20 किलोमीटर के लिए 1 डे, लेस देन इक्वल टू 20 मीटर किलो के लिए 1 डे। तो क्या बोला गया, डिस्टेंस कितना होना चाहिए, एक दिन, 20 किलोमीटर का एक दिन का डिस्टेंस अलाउड है। बट अगर क्या बोला गया, अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो है, मल्टी मॉडल शिप जिसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो अप टू 200 किलोमीटर फॉर 1 डे, अप टू 200 किलोमीटर फॉर 1 डे, मतलब 10 गुना सीधा कम कर दिया। ओवर डायमेंशनल है प्लस मल्टी मॉडल जिसमें शिप इन्वॉल्व है, अगर शिप इन्वॉल्व नहीं है तो 200 में जाएगा, अगर मल्टी मॉडल में शिप इन्वॉल्व है तो अप टू 20 किलोमीटर जाएगा। अप टू 200 किलोमीटर क्या बोल रहा है, 1 डे इन
केस अदर देन द ओवर डायमेंशनल और मल्टी, बिल्कुल अदर देन ओवर डायमेंशनल क्यों बोले, क्योंकि ओवर डायमेंशनल और मल्टी मॉडल जिसमें शिप इन्वॉल्व है उसके लिए हमें 20 किलोमीटर अलाउड है, 20 किलोमीटर अलाउड है फॉर एवरी 200 किलोमीटर पार देयर ऑफ 1 एडिशनल डे। पार देयर ऑफ के लिए भी 1 एडिशनल डे आपको मिल जाएगा 200 किलोमीटर, और पार देयर ऑफ के लिए भी आपको 1 एडिशनल डे मिल जाएगा, 1 एडिशनल डे मिल जाएगा। बस आप इतना याद रखो, इसको बार बार फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर अदर केसेस हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो, अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो है एंड मल्टी मॉडल जिसमें शिप इन्वॉल्व नहीं है तो अप टू 200 किलोमीटर 1 डे। अगर मल्टी मॉडल है जिसमें शिप इन्वॉल्व है प्लस ओवर डायमेंशनल है तो अप टू 20 किलोमीटर तक का 1 डे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, और दूसरी बात, इसकी वैलिडिटी कब होती है, जिस दिन आप जनरेट करते हो उसके मिडनाइट 12 से वैलिडिटी स्टार्ट होती है, उसके मिडनाइट 12 से जनरेशन की वैलिडिटी स्टार्ट होती है। सपोज ईवी बिल जनरेटेड ऑन 00.4 आवर 12:04 सुबह 14 मार्च को किया तो कब हो जाएगा, तो कब फर्स्ट डे कब माना जाएगा, देन द फर्स्ट डे वुड एंड ऑन द मिडनाइट ऑफ 15:16। सिंपल सी बात है, मैंने मान लो मैंने अभी शाम को मैंने ईवी बिल जनरेट किया तो रात के 12 बजे से वैलिडिटी स्टार्ट होगी, रात के 12 बजे से वैलिडिटी उसकी स्टार्ट होगी। चलिए, 14-15 को जनरेट किया ना, 14 को जनरेट किया, ये कौन सा डे है, 14 का डे है, 14 का डे है तो 15 नाइट से स्टार्ट होगा, 15 नाइट और 16 मिडनाइट तक 1 डे, फिर 16-17 तक सेकंड डे। सिंपल सी बात है, जब आप जनरेट करो उसके वो दिन जब खत्म हो रहा है नेक्स्ट 12 बजे तब से ईवी बिल की वैलिडिटी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आता है क्या आप अपनी वैलिडिटी को एक्सटेंशन करा सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इफ द ईवी बिल एक्सपायर गुड्स आर नॉट सपोज टू बी मूव्ड इन जनरल वैलिडिटी कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। हाउएवर कुछ आपको ऐसे केसेस गिवन है जिसके केसेस में आप एक्सटेंशन करवा सकते हो, जिसके केसेस में आप एक्सटेंशन करवा सकते हो, एक्सटेंशन बाय कमिश्नर फॉर अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ द गुड्स। कुछ सर्टेन कैटेगरी है जिसके केस में आप एक्सटेंशन करवा सकते हो, जिसके केस में आप एक्सटेंशन करवा सकते हो। क्या बोला गया है, अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ एक्सेप्शनल रूल इंक्लूडिंग द ट्रांसशिपमेंट ऑफ द गुड्स कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड विद इन द वैलिडिटी पीरियड। तो वैलिडिटी आप एक्सटेंड करवा सकते हो, उसकी वैलिडिटी आप एक्सटेंड करा सकते हो विद इन 8 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सपायरी। वैलिडिटी ऑफ ईवी बिल शैल बी एक्सटेंडेड विद इन 8 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सपायरी। देखो ध्यान से ये बात पढ़ो, ट्रांसपोर्टर हु इज कैरिंग द कंसाइनमेंट, ट्रांसपोर्टर क्या कर रहा है, जो कंसाइनमेंट कैरी कर रहा है एज पर द ईवी बिल सिस्टम at the time of expiry of the validity period can extend the validity period. Such transporter can extend the validity if the consignment is not being reached to the destination within the valid time. valid time में अगर वो destination पे चीज नहीं पहुंच रही है तो आप करवा सकते हो। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस लाइक नेचुरल कैलेमिटी, लो ऑर्डर का कुछ इशू हो गया, ट्रांसशिपमेंट हो गया, he needs to explain this reason in detail while extending the validity. The validity of the e-way bill may be extended within the 8 hours from the time of expiry. मतलब जब एक्सपायरी होने वाला है ना उससे 8 आवर्स से पहले पहले आप करवा सकते हो, विद इन द 8 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ द एक्सपायरी, विद इन द 8 आवर्स पहले और बाद में विद इन द 8 आवर्स, विद इन द 8 आवर्स बोला, ये नहीं बोला विद इन द 8 आवर्स एक्सपायरी से पहले पहले, क्या बोला विद इन द 8 आवर्स, विद इन द 8 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ द एक्सपायरी। वो विद इन 8 आवर्स पहले भी हो सकते हैं, वो विद इन 8 आवर्स बाद में भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस ऑफ ई-वे बिल। क्या बोला, ध्यान रखना, कब आपको पार्ट बी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपको पार्ट बी की रिक्वायरमेंट नहीं है जब आप विद इन द सेम स्टेट जा रहे हो अप टू 50 किलोमीटर है। आई नो ये पॉइंट भूलते हैं इसलिए मैं रिपीट करा रही हूँ, अप टू 50 किलोमीटर। उसके बाद क्या आप कंसोलिडेटेड ईवी बिल जनरेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। उसके बाद अगर बिल टू शिप टू मॉडल है तो कितने ईवी बिल जनरेट करने की जरूरत है, बिल टू शिप टू मॉडल है तो ओनली 1 ईवी बिल इज नीड टू बी जनरेटेड, 1 ईवी बिल इज नीड टू बी जनरेटेड। 1 second प्लीज, लेट मी हैव सम वाटर। Acceptance of e-way bill. E-way bill of the details of e-way bill generated shall be made available to the supplier if the registered where the information in part BA has been furnished. Recipient if registered. ठीक है, supplier recipient है तो recipient in the part A has been furnished by the supplier or the transporter on the common portal. इसको छोड़ो, अभी देखो वो क्या कह रहा है। The time limit in case of a person to whom information part A is made available, एक ऐसा पर्सन जिसको पार्ट ए की इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवा दी गई, डज नॉट कम्युनिकेट हिज एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम।
वो ना तो एक्सेप्ट कर रहा है ना ही रिजेक्ट कर रहा है। इट शैल डीम दैट ही हैज एक्सेप्टेड द सेड डिटेल। अगर हमने डिटेल्स को भेजा है, इंफॉर्मेशन किसी को अवेलेबल करवाई है, अगर 72 घंटे के अंदर अंदर और टाइम ऑफ डिलीवरी से पहले पहले उसने नहीं करा, तो हम ये मान लेंगे कि उसने क्या करा, एक्सेप्ट कर लिया है। तो 75 आवर्स मेड अवेलेबल टू द पर्सन और द टाइम ऑफ डिलीवरी विच एवर इज अर्लियर एक्सेप्टेंस मान लेंगे, या तो 75 आवर्स के बाद एक्सेप्टेंस मान लेंगे। अगर डिलीवरी उससे पहले इनिशिएट हो जाती है तो उससे पहले हम क्या मान लेंगे, वो एक्सेप्ट हो गया है, एक्सेप्ट हो गया है। जिसको भी पार्टी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई है उसको क्या करना है, उसको कम्युनिकेशन या रिजेक्शन अपना, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन अपना कम्युनिकेट करना है। उसके बाद ईवी बिल विल बी जनरेटेड इन वन स्टेट इज वैलिड इन अनदर स्टेट, वन स्टेट इज वैलिड इन अनदर स्टेट। उसके बाद क्या कह रहा है, ईवी बिल अगर एक स्टेट में जनरेट किया तो दूसरे स्टेट में भी वैलिड होगा, दूसरे स्टेट में भी वैलिड होगा। उसके बाद ईवी बिल इज नॉट वैलिड फॉर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स विदाउट व्हीकल नंबर। व्हीकल नंबर वहां पर जरूरी है। ईवी बिल, ये पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं। ईवी बिल इज नॉट वैलिड, ईवी बिल वैलिड नहीं है फॉर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स विदाउट व्हीकल नंबर, व्हीकल नंबर नहीं है तो ईवी बिल भी वैलिड नहीं है। इफ देयर इज अ मिस्टेक, करेक्ट और रॉन्ग एंट्री इन द ईवी बिल देन इट कैन नॉट बी एडिटेड और करेक्टेड, ओनली ऑप्शन इज द कैंसलेशन। अगर गलत डिटेल गई है तो क्या आप डिटेल्स को एडिट कर सकते हो, डिटेल्स को एडिट नहीं कर सकते, कैंसलेशन, ओनली कैंसलेशन ऑफ ईवी बिल विद इन द 24 आवर्स। कैंसलेशन हमने कब पढ़ा, विद इन द 24 आवर। एक्सटेंडेड कब पढ़ा, विद इन द 8 आवर्स। एक्सटेंडेड कब पढ़ा, विद इन द 8 आवर्स। फिर से रिपीट करो, एक्सटेंशन कितना पढ़ा, विद इन द 8 आवर्स, एंड कैंसलेशन आप कर सकते हो विद इन द 24 आवर्स। ईवी बिल may be updated with the vehicle number any number of the time। व्हीकल नंबर आप एनी नंबर ऑफ द टाइम अपडेट कर सकते हो। रीजन इज बिकॉज हो सकता है एक व्हीकल जिसने जाना वो पॉसिबल नहीं हो उसका जाना, तो दूसरा व्हीकल जा रहा है तो व्हीकल नंबर आप अपडेट कर सकते हो। लेटेस्ट व्हीकल नंबर शुड बी अवेलेबल ऑन द ईवे बिल एंड शुड मैच विद द व्हीकल कैरिंग। तो लेटेस्ट जो ईवे बिल है वो जो कैरिंग वाला है, मतलब अल्टीमेटली जब आप मूवमेंट कर रहे हो तो वो व्हीकल नंबर एक्चुअल में वही होना चाहिए जो मूवमेंट कोज कर रहा है। ईवे बिल में व्हीकल नंबर वही होना चाहिए जो मूवमेंट को कॉज कर रहा है। इफ मल्टीपल इनवॉइसेज आर इशूड बाय सप्लायर टू रिसिपिएंट, that is for the movement of more than one invoice of the same consignor and consignee, multiple e-way bills have to be generated। ध्यान रखना, if the multiple invoices are issued by the supplier, अगर supplier recipient को multiple invoices issue कर रहा है, that is for the movement of the goods, that is for the movement of the goods of more than one invoice। क्या कर रहा है, इशू सप्लायर रिसिपिएंट को मल्टीपल इनवॉइस इशू कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है ऑफ मोर देन वन इनवॉइस ऑफ सेम कंसाइनर, कंसाइनर सेम है, मोर देन वन इनवॉइस है, एंड द कंसाइनी मल्टीपल ईवे बिल आपको जनरेट करने पड़ेंगे। मल्टीपल इनवॉइसेज हैं तो मल्टीपल ईवे बिल आपको जनरेट उसके रिगार्डिंग करने पड़ेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट वेदर द कंसाइनर कंसाइनी सेम है या नहीं है, हम उससे मतलब नहीं है। कंसाइनर कंसाइनी सेम है तो नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मोर देन वन इनवॉइस ऑफ द सेम कंसाइनर है या नहीं है, मल्टीपल ईवे बिल्स आपको जनरेट करने पड़ेंगे। कब जब सप्लायर क्या कर रहा है, सप्लायर ने मल्टीपल इनवॉइस इशू करे हैं, किसको, रिसिपिएंट को। मल्टीपल इनवॉइस इशू करे हैं रिसिपिएंट को। मल्टीपल इनवॉइसेस कैन नॉट बी क्लब्ड टू जनरेट द ई-वे बिल। ये नहीं हम कह सकते, मतलब सेपरेट इनवॉइस की वैल्यू देखनी है, सेपरेट इनवॉइस की वैल्यू देखनी है। यू कांट से मल्टीपल इनवॉइस को क्लब कर दो, अब मैं ई-वे बिल की वैल्यू चेक करूंगा मुझे ई-वे बिल रिक्वायर्ड है कि नहीं है। मल्टीपल इनवॉइस को क्लब कर दो, अब मैं चेक करूंगा अब ये 50 से एक्सीड कर रहा है कि नहीं। नो, मल्टीपल इनवॉइस कैन नॉट बी क्लब्ड। मल्टीपल इनवॉइस को क्लब करके आप वन ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या है, वो क्या करता है, कंसोलिडेटेड ई-वे बिल ट्रांसपोर्टर जनरेट कर सकते हैं, वो एक सेपरेट है, ठीक है। आप वैलिडिटी देखने के लिए ये नहीं कह सकते ये एक ई-वे बिल है, ये दूसरे की वैल्यू 20 है, दूसरे की 25 है, 30 ऐड कर दो 50 अबव वन ई-वे बिल। नो, क्या कह रहा है, मल्टीपल इनवॉइसेस कैन नॉट बी क्लब्ड टू जनरेट वन ई-वे बिल। However, after generating the e-way bill, आपने एक e-way bill जनरेट कर दिया तो वो कंसोलिडेट हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए। मेन आप e-way bill को ऐसे जनरेट नहीं कर सकते, बट अगर आपने एक बार जनरेट कर दी मल्टीपल e-way bill, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्लब कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या कर सकते हो, कंसोलिडेटेड ई-वे बिल कर सकते हो। सिचुएशंस वेयर ई-वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, सिचुएशंस वेयर ई-वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। फटाफट से मैं एक बार रीड करा देती हूँ, ये सिर्फ एक बार माइंड में रखने वाली चीजें हैं। किन किन के केस में ई-वे बिल आपको रजिस्टर्ड करना रिक्वायर्ड नहीं है, थोड़ा ही रह गया, फटाफट से एक बार खत्म कर लेते हैं इसको। इसके बाद इसकी जो एक अमेंडमेंट है वो भी मैं आपको बता दूंगी साथ साथ। सिचुएशंस वेयर ई-वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग एक्सप्लेन्ड अबव।
कुछ भी एक्सप्लेन अब किया हो, कोई भी कंडीशन आ रही हो, ई वे बिल रिक्वायर्ड नहीं है। किस किस केस में? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फॉर द सप्लाई टू द हाउस होल्ड एंड द नॉन डोमेस्टिक एग्जम्प्टेड कैटेगरी। ध्यान रखना, सिर्फ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस छोड़ के पढ़ के छोड़ नहीं देना है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस किसको ट्रांसफर हो रही है, किसको सप्लाई हो रही है? पहली बार टू द हाउस होल्ड एंड द नॉन डोमेस्टिक एग्जम्प्टेड कैटेगरी। किसको? हाउस होल्ड और नॉन डोमेस्टिक एग्जम्प्टेड कैटेगरी। उसके बाद आ रहा है केरोसिन एंड केरोसिन ऑयल सॉलिड एंड पीडीएस। केरोसिन ऑयल सॉलिड एंड पीडीएस थोड़ा माइंड में आइडिया रखो, सो दैट जब आप पॉइंट्स में देखो तो आपको याद हो, या इसके रिगार्डिंग नहीं था। पोस्ट बैगेज ट्रांसपोर्टेड बाय द पोस्टल बैगेज। अगर पोस्टल बैगेज जा रहा है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट, अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पोस्टल बैगेज दे रहा है, उसमें भी ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेचुरल और कल्चरल पर्ल्स एंड प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स, मतलब सेमी प्रीशियस प्रीशियस स्टोन्स, मेटल क्लैड विद द प्रीशियस मेटल। सिंपल सी बात है, प्रीशियस एमेथिस्ट स्टोन, नेचुरल पर्ल्स, याद रखिए। तो आपको नहीं जनरेट करना है। ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ, एक बार याद कर लेना। ज्वेलरी के लिए ये एक बार याद कर लेना अच्छे से, ये जनरली क्वेश्चन में मिलता है। ज्वेलरी के लिए, गोल्ड स्मिथ के लिए एंड सिल्वर स्मिथ के लिए। तो क्या है, इन वेयर्स के लिए आपको ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, करेंसी के लिए नहीं है, पर्सनल इफेक्ट्स के लिए नहीं है, कोरल अनवर्क कोरल के लिए नहीं है। फिर से रिपीट कराती हूँ, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, कैरोसिन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, कैरोसिन, पोस्टल बैगेज, उसके बाद ज्वेलरी के केस में नहीं है, करेंसी के केस में नहीं है, पोस्टल बैगेज के केस में भी नहीं है, ये भी याद रखने वाली चीज है। पोस्टल बैगेज के केस में नहीं है, पर्सनल यूज के केस में नहीं है। वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय नॉन मोटराइज। एक बात बताओ, बुलेट कार्ट वगैरह पे आप कुछ लेके जा रहे हो, घोड़ा गाड़ी कच्चर पे कुछ लेकर जा रहे हो, तो आपको ई-वे बिल रिक्वायर्ड करना मैंडेटरी नहीं है। वेयर गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट एंड लैंड कस्टम स्टेशन टू इनलैंड कंटेनर डिपो। सिंपल सी बात है, कस्टम पोर्ट वगैरह से आप कहां करो, इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन पे लेकर जा रहे हो, तो भी आपको रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप कर रहे हो इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ द गुड्स विद इन सच एरियाज which are notified under the rule 138(14)(d)। कुछ ऐसे रूल्स है नोटिफाइड किए होंगे, जो नोटिफाइड एरिया वहां भी नहीं करना है। where the goods other than de-oiled cake being transported। अब de-oiled cake याद रख लो कि de-oiled अगर केक कहीं पे मुझे नजर आता है तो वहां पे जनरेट करना पड़ेगा। where the goods are being transported आर एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब जो नॉन टैक्सेबल वाली सप्लाई है उसके रिगार्डिंग भी इन्होंने क्या बोला, एग्जम्प्ट कर दिया। उसके बाद शेड्यूल 3 वाली वेयर गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड इज ट्रीटेड टू बी नो सप्लाई। अगर शेड्यूल 3 है तो उसके रिगार्डिंग भी एग्जम्प्ट कर दिया। वेयर गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड अंडर द कस्टम बोर्ड, सिंपल सी बात है, कस्टम वाले एरिया में अगर विद इन दैट मूवमेंट हो रहा है तो भी आपको रिक्वायर्ड नहीं है। दीज आर द पॉइंट्स जो आपको लर्न नहीं हो सकते, मैं इसलिए जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, सो दैट ये पॉइंट्स ऐसे रहें जो आपको रेपिटेटिव बेसिस पे, इसीलिए मैं कह रही हूँ प्लीज इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, सो दैट आपको रेपिटेटिव बेसिस पे अच्छे से लर्न हो जाए। उसके बाद वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड एंड आर ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल भूटान। गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर ट्रांजिट कार्गो कहां से है, फ्रॉम नेपाल और भूटान के ट्रांजिट कार्गो हैं। ऑब्वियसली बात है, नेपाल भूटान में आ रहे हैं, यहाँ जस्ट होके चले गए तो ट्रांजिट कार्गो है, तो उस पर भी ई-वे बिल रिक्वायर्ड करना मैंडेटरी नहीं है। एग्जाम्प्ट है अगर कैंटीन्स वगैरह, वो भी नहीं है। डिफेंस की कुछ चीजें हैं वो भी एग्जाम्प्ट है। वेयर कंसाइनर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह है तो भी नहीं है। इंपॉर्टेंट कैच यहाँ पर आता है, वेयर द कंसाइनर ऑफ द गुड्स इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स बाय रेल। अगर कंसाइनर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी। दूसरी बात, अगर रेल से कर रहा है तभी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर रेल से कर रहा है तभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तभी एग्जम्प्टेड है। वेयर द कंसाइनर ऑफ गुड्स इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स इन रेल। बाय रेल कर रहे हो तो नहीं है, बाय रेल करो तो रिक्वायर्ड नहीं है, बाय रेल करो तो ई-वे बिल रिक्वायर्ड नहीं है। मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, इसमें भी जो पॉइंट है मैं वहां पर क्या कर रही हूँ, स्टार मार्क कर रही हूँ। बाय रेल तो रिक्वायर्ड नहीं है। वेयर द एम्प्टी कार्गो आर बीइंग ट्रांसपोर्ट, वहां भी रिक्वायर्ड नहीं है। Where the goods are being transported up to a distance of 20 kilometer from a place of business to a consignor to
वे ब्रिज, मतलब वे ब्रिज का काम है, वेट वाला काम है। अगर डिस्टेंस अप टू 20 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस टू वेयर हाउस वगैरह वहां से जाने के लिए तो भी रिक्वायर्ड नहीं है। मेन क्या बोला, वो अलग मैटर था, 50 किलोमीटर वाला अलग मैटर था, ये 20 किलोमीटर बोल रहा है। किस लिए जा रहा है, टू अ वे ब्रिज फॉर अ वेनमेंट, वेनमेंट के लिए जा रहा है, वेनमेंट वेन मशीन पे जा रहा है, उसके लिए जा रहा है, तो विद इन 20 किलोमीटर, तो अप टू 20 किलोमीटर तक क्या है वो आपको नहीं करना है। एम्प्टी सिलेंडर है फॉर पैकिंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम, तो भी उसकी रीजन अदर देन सप्लाई है, तो भी आपको नहीं करना है, तो भी आपको नहीं करना है। मैं फिर से रिपीट करूं, आई डोंट थिंक सो रिपीट करने की जरूरत है। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट में रिपीट करती हूँ। सबसे पहली बात, लिक्विफाइड पेट्रोलियम की बात करी उसने हाउस होल्ड को, एंड जो बाकी नॉन डोमेस्टिक एग्जाम्प्टेड थे। उसके बाद हमने क्या याद रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के केस में जो पोस्टल बैगेज करा तो भी रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ के केस में रिक्वायर्ड नहीं है, हाउस होल्ड के केस में रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद क्या पढ़ा, अगर आप नॉन मोटर से जा रहे हो तो भी रिक्वायर्ड नहीं है। मेरे साथ फिर से रिपीट करो, नॉन मोटर से जा रहे हो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम हमने पढ़ लिया, पोस्टल वाला पॉइंट पढ़ लिया, ज्वेलरी वाला पढ़ लिया, करेंसी पढ़ लिया, यूज पर्सनल एंड हाउस होल्ड इफेक्ट की बात हो रही है तो वो भी रिक्वायर्ड नहीं है। नॉन मोटर वाली जगह से जा रहे हो तो भी रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद कस्टम एयरफेयर स्टेशन से अगर आप इनलैंड कंटेनर डिपो में जा रहे हो या फिर कस्टम फ्रेट स्टेशन पे जा रहे हो तो भी रिक्वायर्ड नहीं है। कुछ ऐसे एरियाज हैं जो नोटिफाई है तो वहां पे भी रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद क्या बोला, डी ऑयल्ड केक के केक में रिक्वायर्ड है, बाकी देन दैट के केस में नहीं है। गुड्स अदर देन डी ऑयल्ड केक में रिक्वायर्ड है, डी ऑयल्ड में याद रखना, बस डी ऑयल्ड में रिक्वायर्ड है, कुछ ऐसे माइंड में फिट कर लो, डी ऑयल्ड में रिक्वायर्ड है। उसके बाद अल्कोहलिक लिकर वाले केसेस हैं वहां भी रिक्वायर्ड नहीं है, शेड्यूल 3 वाले केसेस हैं वहां भी रिक्वायर्ड नहीं है। अगर ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं जो क्या कहते हैं, अगर क्या है ट्रांजिट कार्गो है नेपाल भूटान का तो भी रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया, अगर कंसाइनर सेंट्रल स्टेट लोकल अथॉरिटी है और रेल से कर रही है, सेंट्रल स्टेट लोकल अथॉरिटी एंड रेल से कर रही है तो रिक्वायर्ड नहीं है। where the empty goods cargo are being transported, where the empty cargo containers are being transported तो भी रिक्वायर्ड आपको नहीं है। उसके बाद क्या पढ़ा, अगर वेनमेंट के लिए जा रहे हैं तो अप टू 20 किलोमीटर रिक्वायर्ड नहीं है। डॉक्यूमेंट्स एंड डिवाइसेस टू बी कैरिड बाय अ पर्सन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, डिवाइसेस की बात अभी सच नहीं की गई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने पड़ेंगे, इनवॉइस कैरी करना पड़ेगा, बिल ऑफ सप्लाई तो बिल ऑफ सप्लाई कैरी करो, डिलीवरी चलान तो डिलीवरी चलान, मतलब तीनों चीजें जिसके बेसिस पे आप जो आप कल क्लाइंट को कस्टमर को इशू करते हो, चाहे वो बिल ऑफ सप्लाई है, इनवॉइस है या फिर क्या है डिलीवरी चलान है। अ कॉपी ऑफ ई वे बिल, फिजिकल कॉपी आप लेके चलोगे, लेकिन जो क्यूआर वाले केसेस है वो अपना ई फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं। क्यूआर वाले केसेस में क्या है, ई फॉर्म में भी ले जा सकते हैं। ये पढ़ लो फटाफट से, क्या बोला गया, इन केस ई इनवॉइस इज इशूड द क्यूआर कोड हैविंग एन एम्बेडेड इनवॉइस, क्यूआर कोड में इनवॉइस है, इट मे बी प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिकली फॉर द वेरिफिकेशन। वो रिकॉर्ड में आपको फिजिकल कॉपी नहीं चलेगा, नहीं लाओगे तो भी चलेगा, तो आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी प्रेजेंट कर सकते हो। इन सच केस रजिस्टर्ड पर्सन विल नॉट हैव टू अपलोड द इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए रजिस्टर्ड फॉर द ई वे बिल एंड सेम शैल बी ऑटो पॉपुलेटेड, सिंपल सी बात है, ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। कमिश्नर बाय नोटिफिकेशन रिक्वायर क्लास ऑफ ट्रांसपोर्टर, कमिश्नर क्या करेगा, नोटिफिकेशन इशू करेगा क्लास ऑफ ट्रांसपोर्टर के लिए ऑब्टेन ए यूनिक RFID, मतलब कुछ वेरिफिकेशन वगैरह के लिए, कुछ जैसे हमारे फास्टैग्स वगैरह होते हैं ना, उस टाइप से कुछ आइटम्स हैं, अभी कुछ हो ही नहीं है, जब नोटिफाई होगा तब वो हमें बता देंगे। चलो, डॉक्यूमेंट्स इन लिeu ऑफ द ई वे बिल, वेयर द सर्कमस्टांसेस ऑफ वारंट कमिश्नर में बाय नोटिफिकेशन रिक्वायर द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस टू कैरी द फॉलोइंग, ई वे बिल की जगह आप कुछ और ले सकते हो। डॉक्यूमेंट्स इन लिeu ऑफ द ई वे बिल, मतलब ई वे बिल की जगह आप क्या लेकर आ सकते हो, टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई एंट्री की कॉपी, डिलीवरी चालान हो सकता है अगर अदर देन रीजन है, वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉर कन्वेंस, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार वेरिफिकेशन होगा, दोबारा वेरिफिकेशन नहीं होगा। जितना बता रही हूँ उतना ही लर्न कीजिए, जितना बता रही हूँ उतना ही लर्न कीजिए। इंस्पेक्शन अगर होगी, इंस्पेक्शन होगी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं। जब आपकी इंस्पेक्शन होगी, इंस्पेक्शन वाले को क्या करना पड़ेगा, समरी रिपोर्ट जनरेट करेगी, समरी रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ेगी ऑफ द गुड्स विद इन द 24 आवर इंस्पेक्शन। देखो, जो इंस्पेक्शन करेगा उसको क्या करना पड़ेगा, समरी रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ेगी, समरी रिपोर्ट जनरेट होगी विद इन 24 आवर्स, उसको उसके बाद फाइनल रिपोर्ट जनरेट करने की, दैट वुड बी 3 days ऑफ सच इंस्पेक्शन। समरी रिपोर्ट 24 आवर्स और जो फाइनल रिपोर्ट
कितने बोले 3 डेज। मुझे एक बात बताओ, कब की बात बोली गई कि आपको पार्ट बी रिक्वायर नहीं है? अगर आप विदिन 50 किलोमीटर्स की बात थी, विदिन 50 किलोमीटर्स की बात थी ना, यस। उसके बाद विदिन 50 किलोमीटर्स की बात थी, एक पॉइंट हमने पढ़ा, एक पॉइंट वेइंगमैन के लिए कितना अलाउड है 20 किलोमीटर्स, वेइंगमैन के लिए कितना अलाउड है 20 किलोमीटर। उसके बाद आप एक्सटेंशन कब ले सकते हो? विदिन 8 आवर्स। एक्सटेंशन कब ले सकते हो? विदिन 8 आवर्स आप एक्सटेंशन उसकी ले सकते हो। उसके बाद फैसिलिटी फॉर अपलोडिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिटेंशन ऑफ द व्हीकल। सिंपल सी बात है, अगर उन्होंने कुछ डिटेन कर लिया तो क्या करेगा? वेयर अ व्हीकल हैज बीन इंटरस्पेटेड एंड डिटेन फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 30 मिनट। अगर 30 मिनट से ज्यादा आपको डिटेन कर लिया तो ट्रांसपोर्टर क्या करेगा? इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड फॉर्म में फर्निश करेगा। सिंपल सी बात है, 30 मिनट तक का टाइम है, 30 मिनट से ज्यादा आप नहीं कर सकते। अगर 30 मिनट से ज्यादा आपको डिटेन किया है, 30 मिनट, ध्यान रखना कितने टाइम के लिए आपको रोक सकता है? वो 30 मिनट्स के लिए डिटेन कर सकता है। कितने के लिए? 30 मिनट्स के लिए कर सकता है, तो वो कॉमन पोर्टल पे अपलोड कर देगा। ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी, यहां पर एक अमेंडमेंट भी आई है। ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी ब्लॉक कब की जाएगी? क्या होता है, कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी है, ऐसे ऐसे कुछ केसेस है, अगर ऐसा हुआ तो ई-वे बिल की फैसिलिटी ही ब्लॉक कर दी जाएगी। ई-वे बिल की फैसिलिटी ही ब्लॉक कर दी जाएगी। अब अमेंडमेंट आई है कि ये जो हम चीजें देखेंगे वो सप्लायर के एंड से देखेंगे। वो किसके एंड से देखेंगे? सप्लायर के एंड से देखेंगे। अभी मैं अमेंडमेंट कैरी करूंगी, अभी पहले हम ये इसको फिनिश कर लेते हैं। कौन कौन सा केस है? अगर एक पर्सन है उसने क्या करा है? पे, अगर इफ ए पर्सन पेइंग द टैक्स अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम में है, उसने स्टेटमेंट फर्निश नहीं करी है सेल्फ असेस टैक्स की फॉर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर, अगर वो क्या है, कॉम्पोजिशन वाला पर्सन है, 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर का देखना है उसने करा है कि नहीं है। अगर कोई पर्सन रेगुलर वाला है, 2 टैक्स पीरियड हो सकता है। पीरियड की बात करिए, ध्यान रखना, टैक्स पीरियड्स की बात करिए, दे आर नॉट स्पेसिफाइंग। टैक्स पीरियड कैन बी मंथली ऑल्सो, टैक्स पीरियड कैन बी क्वार्टरली ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन टैक्स पेयर। अदरवाइज क्या बोला? 2 क्वार्टर स्पेसिफाई करा है, क्वार्टर के रिगार्डिंग, कॉम्पोजिशन के रिगार्डिंग क्वार्टर स्पेसिफाई करा है, बट अदर देन दैट के रिगार्डिंग क्या बोला? 2 टैक्स पीरियड। अगर कोई अदर पर्सन है इनके अलावा तो उनको भी 2 मंथ्स 2 क्वार्टर एज द केस में भी उनको देखना है। मतलब यहाँ पे 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड, जिसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया, उसको क्या ई-वे बिल जनरेट करना है? हाउएवर क्या कर सकते हैं? सफिशिएंट कोज अगर है तो उसको अलाउड कर सकते हैं आफ्टर गिविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। एंड ऑर्डर रिजेक्टिंग द सेड रिक्वेस्ट शैल नॉट बी पास विदाउट गिविंग द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। अगर आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे कर दो, तो अल्टीमेटली आपको पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, सो दैट उसकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर है तो फिर वो अलाउ कर दे के। चलो उसके बाद क्या कह रहा है? देख क्या बोल रहे हैं, सिंपल सी बात बोल रहे हैं, अगर गुड्स को ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, वेयर हाउस करने की जरूरत है, ट्रांसपोर्ट गोडाउन में लगाने की जरूरत है, तो गुड्स को क्या करना पड़ेगा? रिसिपिएंट टैक्स पेयर को क्या दिखाना पड़ेगा? ट्रांसपोर्टर का गोडाउन दिखाना पड़ेगा। हम क्या कहते हैं ना, ट्रांसपोर्टर के गोडाउन में जाके गुड्स रुक जाती हैं वेयर हाउस में, तो आपको ट्रांसपोर्टर का जो गोडाउन है वैज एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाना पड़ेगा। किसको? रिसिपिएंट को। ट्रांसपोर्टर का गोडाउन क्या है? रिसिपिएंट को क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्टर का जो गोडाउन है वो एज एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपको दिखाना पड़ेगा। यहां पर फिनिश हुआ हमारा। 1 सेकेंड देखती हूं मैं, कुछ और पॉइंट तो नहीं रह गया। नहीं, वी आर डन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद क्या है, मैं अभी लेती हूं अमेंडमेंट वाला पोर्शन ऑफ द ई-वे बिल। आई होप आपको समझ में आया है। ई-वे बिल का अमेंडमेंट पोर्शन मैं लेती हूं। लेट मी चेक फॉर द यस, ई-वे बिल का अमेंडमेंट पोर्शन लेती हूं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही क्लियर कराती हूं। ठीक है, क्या बोल रहा है? मिस्टर ए, अ रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग द टैक्स अंडर द रेगुलर स्कीम इन दिल्ली। मिस्टर ए क्या कहे? रजिस्टर्ड पर्सन है, रेगुलर स्कीम में टैक्स पे करे, हैज नॉट फाइल्ड द जीएसटी R1 फॉर 2 मंथ्स। अब हमने क्या पढ़ा था? अगर किसी ने 2 पीरियड्स की फाइल नहीं करी है तो उसका ई-वे बिल ब्लॉकेज हो जाएगा, ई-वे बिल की जो फैसिलिटी है वो ब्लॉक हो जाएगी। तो मिस्टर ए कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन है, पेइंग कर रहे हैं, उन्होंने क्या करा? ई-वे बिल की फैसिलिटी ब्लॉक हो गई। मिस्टर बी हरियाणा, अ रेगुलर रिटर्न फाइलर, जो टाइम पे रिटर्न फाइल कर रहा है, वांट्स टू जनरेट द ई-वे बिल
ई वे बिल फॉर द सप्लाई ऑफ द गुड्स। सप्लायर के पॉइंट से हमने देखना है, मैंने आपको क्या बात बोली थी, सप्लायर के पॉइंट से देखना है, रिसिपिएंट के पॉइंट से नहीं देखना है। अगर आपने नहीं ई वे बिल जनरेट कर, आपने नहीं फाइलिंग करी है, तो अगर आप रिसीव करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट सप्लायर के पॉइंट से आपने देखना है, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है कि क्या उसने फाइल करी है कि नहीं करी। तो अर्लियर क्या होता था, मिस्टर ए अब क्या करना चाह रहा है, मिस्टर बी जो है, जो मिस्टर बी है रेगुलर रिटर्न फाइल वांट्स टू जनरेट द ई वे बिल फॉर द गुड्स टू बी सप्लाई, उसको गुड्स सप्लाई करनी है, मिस्टर बी इज द सप्लायर, सप्लायर तो रेगुलर है। पहले क्या होता था पोजीशन के हिसाब से हम ये मानते थे कि बी जनरेट ही नहीं कर पाएगा, मिस्टर बी वुड नॉट हैव द एबल टू जनरेट, लेकिन अभी क्या बोला गया, सप्लायर के एंड से देखना है। अभी क्या बोला गया, इन टर्म्स ऑफ द अमेंडेड पोजीशन ऑफ द लॉ देयर विल बी नो मोर रिस्ट्रिक्शन इन जनरेटिंग द ई वे बिल as Mr. B who is making the outward movement, जो outward movement कर रहा है, जो outward movement cause कर रहा है, उसकी तरफ से देखना है रिटर्न फाइल है कि नहीं है, जो outward movement cause कर रहा है उसकी तरफ से देखना है। Mr. A wants to generate the e-way bill in respect of the outward supply of the goods to Mr. H. E-way bill generation is blocked. In this case, at is not the outward supply. Mr. A wants to generate an e-way bill. अगर e-way bill को generate करना है आउटवर्ड सप्लाई के लिए तो वो ब्लॉक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसने आउटवर्ड सप्लाई के लिए अपनी रिटर्न फाइलिंग अभी नहीं करी हुई है। बट बी के केस में क्या है, इस केस में बी कर पाएगा, बिकॉज बी तो जनरेट कर सकता है, बी ने तो रिटर्न फाइल्स करी हैं। आई डोंट थिंक सो इसको मुझे यहाँ पे डीप में एक बार ले जाने की कुछ जरूरत है। बस आपने इतना याद रखना है, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना है, सप्लायर जो मूवमेंट सप्लाई करे, गुड्स को सप्लाई कर इनिशिएट करा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। Now we are done with the e-way bill. I hope you are liking the videos. If you are really liking it, then share with the friends as well so that everyone can take the benefit of these lectures. And yes, एग्जाम्शन लेकर आनी है, कीप स्टडिंग, प्लीज डू नॉट लीव दीज चैप्टर्स जो मैं लेकर आ रही हूँ, छोटे छोटे चैप्टर्स, बिकॉज हम क्या करते हैं, वैल्यू, प्लेस, टाइम, ये सब तो हम अच्छे से कर लेते हैं, बट ये हम भूल जाते हैं, हमें भूलना नहीं है, अच्छे से करना है, बिकॉज एग्जाम्शन लेकर आनी है तो सब करना पड़ेगा, है ना, बिकॉज छोटे छोटे पॉइंट्स आपको जाके रियलाइज होगा, और ये तो माइंड में ही थे, मुझे जस्ट मैं रीड कर लेती मेरे माइंड में ही थे, तो क्या हो जाता है, इजिली हो जाता है काम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।